हेलो फ्रेंड्स। किसी ने पूछा कि आईबीएस क्यों होता है। देखो, मैं आईबीएस के बाद क्या क्या होता है ये तो तुम्हें सब बता दिया, और कैसे ठीक होता है, कैसे ठीक हुआ मेरा और कहीं का बहुत सी जनता का कैसे ठीक हुआ, और अभी भी हो रहा है। बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। वो कैसे हुआ वो मैंने बता दिया। अब बात रही कि क्यों हुआ। ठीक है, हमें आईबीएस क्यों हुआ। तो जो वो वाली थ्योरी है कि हम बचपन से ही इमोशनल हैं, दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हैं। ठीक है, सेंसिटिव इंसान है हम, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है। ठीक है, ये तो रही बात कि हम चलो ऐसे पैदा हुए हैं, लेकिन ठीक है ऐसे हम पैदा हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि एक तो हम पहले से सेंसिटिव हैं, बस वो सेंसिटिव जो हम अंदर से सेंसिटिव हैं और दिमाग से तेज हैं और दिल से इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो विकास वाई ने थ्योरी दी थी कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं। तो बस एक ज़रा सा कोई स्ट्रेस लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक अगर आया, ऊपर से हम हैं पहले सेंसिटिव, तो वहीं सब कुछ बिगड़ जाएगा, वहीं ट्रिगर हो जाएगा, वहीं आईपीएस पैदा हो जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, वहीं ब्रेन और बॉडी हाइपर होना, कनेक्शन बिगड़ जाना, सब कुछ वहीं हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो वो ये लगा लो कि एक तरह से इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा, जो तुम्हारी बॉडी टाइप है ना, जो तुम हो बचपन से, बस वो एक इंतज़ार में है कि कब इसकी लाइफ में बहुत कोई बड़ी घटना घटे, बहुत बड़ा स्ट्रेस आए, और फिर वो आईपीएस का रूप लेना शुरू हो जाता है। फिर मतलब वहाँ से आईबीएस हो जाता है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ जितनों को आज तक मैंने देखा है, जितनों को मैंने एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे वो यही बोलते हैं कि यार हमारी लाइफ में ये फाइनेंशियल इशू आ गया था, ये किसी की डेथ हो गई थी, किसी खास की डेथ हो गई थी। ठीक है, कुछ हो गया था या फिर एक्सीडेंट हो गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी कहानियाँ तो क्या ही सुनानी, तुम्हें बस एक बात बता रहा हूँ। जैसे मेरी भी लाइफ में ऐसे हुआ था कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से लाइफ में कोई घटना घटी, या तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। देखो, हम एग्ज़ाम देने जाते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते थे, तो हमें लूज़ मोशन लग जाते थे एग्ज़ाम से पहले, पेट खराब हो जाता था। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ या फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, क्योंकि वो सारा हमारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ा गया इतनी टेंशन से सब कुछ मतलब बॉडी हाइपर होगी, नर्वस सिस्टम हाइपर हो गया, हार्मोन वगैरह सब कुछ इम्बैलेंस हो गया और तुम्हें लूज मोशन लग गए। समझ रहे हो कैसे माइंड से इंटेस्टाइन और डाइजेशन का कंट्रोल है। वो तो था एक दिन का स्ट्रेस, 2 दिन का स्ट्रेस। कोई लॉन्ग टर्म, कोई लंबा स्ट्रेस, कोई लंबी घटना घटी है जिसके बारे में तुमने 20 दिन, 15 दिन, महीना लगातार वो स्ट्रेस बना रहा, तब गड़बड़ा जाती है, तब गड़बड़ा जाता है सिस्टम एक तरह से परमानेंट टाइप। फिर उसे उसी उसमें लाने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है साइकेट्रिस्ट की, जब सब कुछ गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आईबीएस डेवलप होता है मेरे हिसाब से, जो मैंने आज तक जितनों को भी देखा है सबका यही हाल है। ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन घटी, और कईयों में पता है किस वजह से होता है, कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई, लूज मोशन आने शुरू हुए। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, पेट में इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, कईयों को उस वजह से हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि जब वो इन्फेक्शन वगैरह ठीक होता है तो, और वो चीज़ वो ठीक हो जाती है। लेकिन मेन जो इसका रीज़न है वो स्ट्रेस ही होता है, स्ट्रेस से ही होता है। ठीक है, मेरे को पता है क्या, मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें एक बात बताता हूँ जो अभी तक मैंने नहीं बताई है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया। ठीक है, उसने मुझे लैक्सेटिव दे दिया, क्रेमेफिन प्लस जो होता है, एक होता है क्रेमेफिन, एक होता है क्रेमेफिन प्लस। क्रेमेफिन प्लस में सोडियम पिकोसल्फेट भी होता है, तो बहुत तेज़ होता है। तो 2-3 चम्मच, नहीं नहीं, सबसे पहले मैं गया कहाँ पे, हाँ सबसे पहले मैं जाके ले आया फाइबर वाला पाउडर। उसने कुछ नहीं किया। इवन मैंने पहले भी छोटा होता था तो फाइबर पाउडर लिया था, वो काम कर देता था, लेकिन उसने नहीं किया। फिर पेट सफ़ा लेने गया, पेट सफ़ा लिया, उसने भी काम नहीं किया। इतना सारा पेट सफ़ा ले लिया था मैंने। ठीक है, पहले पेट सफ़ा की बोतल आती थी जिसमें पेट सफ़ा की इतनी इतनी गोलियाँ होती थी, गोलियों वाली फॉर्म में इतनी छोटी छोटी गोलियाँ है ना, वो ले लिया, इतना सारा ले लिया सोने से पहले। यार नॉर्मल इंसान को तो उससे
लूज़ मोशन ही लग जाते हैं, ठीक हो जाता है, नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, नॉर्मल डॉक्टर के पास। मैंने कहा कि सर मुझे बहुत हार्ड आई थी, जिसकी वजह से मेरा नीचे खून भी आ गया और छिल भी गया, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है। और उस टाइम मुझे स्टार्टिंग ही फिशर से हो गई थी, ठीक है, कि मुझे बैठा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मतलब जब पॉटी आती है तो जान निकल जाती है, फिशर वालों को पता होगा जब जितनी ताज़ा ताज़ा फिशर होता है क्या हाल होता है। तो और मैंने पेट सफ़ा लिया और मैंने फाइबर लिया, डॉक्टर साहब इससे कोई आराम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये वाला लग्जेटिव लो, कैरामेफिन प्लस दिया। और उन्होंने बोला कि ये सोने से पहले लेना है 2 चम्मच, ठीक है, हाँ 2 या 3 चम्मच ऐसे ही कुछ बोला था। तो मैंने लिया और सुबह लूज़ मोशन लग गए उससे। तो क्या कहते हैं, लूज़ मोशन लग गए तो काफ़ी खुश हुआ मैं, क्योंकि नीचे फिशर हो गया था, उसका पेन नहीं हो रहा है, उसका पेन नहीं हो रहा है, आराम से निकल रही है। तो मैंने सोचा, फिर फिशर पे रिसर्च करने लग गया गूगल पे, कब कितनी देर में हील होता है, कैसे हील होता है। तो मैंने वहाँ देखा कि इसे हील होने में कम से कम 5-6 दिन, हफ्ता लगता है। तो मैं लगातार वो आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, कैरामेफिन प्लस लेता रहा, लगातार लेता रहा, कई बार दिन में 2 बार लेने लग गया, ठीक है। तो वो लूज़ ही लूज़ आते रहे, लूज़ आते रहे, लूज़ आते रहे। मुझे ये था मुझे फिशर ठीक करना है, तो मैं वो लेता रहा। डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि ये कैसे लेना है, कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन हो तभी लेना है और वैसे नहीं लेना। मैं लेता ही रहा, वो लेता ही रहा, लेता ही रहा, उससे और सिस्टम बिगड़ गया। लूज़ मोशन ही आते रहे, लूज़ मोशन ही आते रहे, लूज़ मोशन ही आते रहे। फिशर तो भर गया, लेकिन फिर फिशर का भी बाप पैदा हो गया, बिल्कुल हार्ड आनी। उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि स्टूल, कम से कम इतना बड़ा स्टूल अंदर फंस जाता था, इतना बड़ा पत्थर की तरह, जो नीचे एनल में से निकल ही नहीं सकता है, जो एनल में से निकल ही नहीं सकता है। मुझे एनीमा नहीं पता था कि एनीमा कोई चीज़ होती है, नहीं तो मैं हॉस्पिटल में जाके एनीमा से निकलवा लेता। फिर वो फिंगर वगैरह से किसी तरह जोर लगा के निकाला, तब असली फिशर बनने स्टार्ट हुए। फिर तो वो तो छोटा सा फिशर हुआ था, फिर असली फिशर बनने स्टार्ट हुए। और मैं एक बात और बताऊं, जिसे भी ऐसा स्टूल आता है कि अंदर फंस जाता है, निकलता नहीं है, वो फिंगर ना यूज़ करो, क्योंकि फिंगर से तुम ऐसे ऐसे करते रहोगे ना, बहुत भयंकर इंजरी बन जाएगी अंदर, फिशर बहुत भयंकर बन जाएगा, और फिर वो इन्फेक्टेड हो गया तो बाद में फिस्टूला बन जाएगा, ठीक है। तो वो ना करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, जिसे ऐसा हो रहा है, जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ठीक है। अगर स्टूल ऐसे फंस रहा है जो आ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टूल आ रहा है अंदर पत्थर की तरह, फंस नहीं रहा है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ठीक है। और अगर वो नहीं निकल रहा है तो हॉस्पिटल में जाके एनिमा लें। एनिमा में वो नीचे गर्म पानी की पाइप डालते हैं, धीरे धीरे उसे स्टूल को मेल्ट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करें। और क्या कहते हैं, फिर वहाँ से फिर तो फिशर पाइल्स सब बनने लगा। फिर तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा। फिर जर्नी शुरू हुई है उल्टी सीधी सी रिसर्च वाली, हर तरह की रिसर्च, ये खाओ वो खाओ, हर तरह के डॉक्टर। वहाँ से तो ज़िंदगी पलट गई। मैंने कभी लाइफ में ऐसे डॉक्टर देखे नहीं थे, इतने डॉक्टर, इतने टेस्ट, तो मुझे पता ही नहीं था कि कुछ होता भी है, मुझे कुछ नहीं पता था कुछ ऐसा होता भी है, ठीक है। वहाँ से पूरी ज़िंदगी बदल गई यार। वहाँ से तो मतलब एक नया इंसान बना दिया मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं था, और अब इतना ज़्यादा पता है, इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है, इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है। और वैसे होता सब अच्छे के लिए है शायद। जैसे जितनों को भी आईबीएस हुआ है, शायद उन भगवान ने उन्हें एक एग्जाम्पल बनाया कि उन्हें ठीक किया, फिर औरों की हेल्प करवाई, ठीक है। तो हो सकता है कि हमें एक ज़रिया बनाया भगवान ने कि औरों की हेल्प, तुम ठीक हो, अपना एक्सपीरियंस लो और जनता को बचाओ, कि वो और जनता इतना कुछ ना करे जो तुमने किया है। बाकी बुरे कर्म तो होते ही हैं पास्ट के, ठीक है, वो जब तक ख़त्म नहीं होंगे तुम्हें अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा, तुम भटकते रहोगे इधर से उधर, इधर से उधर, पैसे खर्च होते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा। जब वो कर्म, तुम्हारे पुराने बुरे कर्म ख़त्म होंगे, अच्छे कर्म फिर से, अच्छे कर्मों का फल देने का टाइम आएगा, वो स्टॉक ख़त्म होएगा बुरे कर्म का, अच्छे कर्मों का स्टॉक आएगा, तो ऑटोमेटिकली हर दवाई लगने लगेगी, हर जगह से तुम्हें रास्ता मिलने लगेगा, कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें बताएगा, कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाएगा, और तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, अगर इग्नोर करोगे चीज़ों को तो बहुत चीज़ें परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ का एक एंड आता है। पहले मैं जब ये वाली मोटिवेशन मैं सुनता था ना, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट, है ना, कि हर
कि हर चीज़ की एक्सपायरी है ना। तो मैं सोचता था ऐसा नहीं होगा यार, मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा। सब आईबीएस वाले ये सोचते हैं, मोटिवेशन सुनने में अच्छा लगता है सिर्फ, उन्हें लगता है कि यार नहीं हम नहीं हो पाएंगे, ये तो सिर्फ मोटिवेशन और कहने की बातें हैं। पर ट्रस्ट में एक टाइम ऐसा आएगा तुम ठीक होके और लोगों को बता रहे होंगे कि भाई मान जाओ ठीक हो जाओ, मान जाओ ठीक हो जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा, और वो टाइम कब आएगा? जब तुम्हारा पुराने जो पूरे कर्म है, जो तुम्हारे बुरे कर्म है ना पिछले जन्मों के, इस जन्म के, जब उसका अकाउंट खाली होएगा, वो अभी भगवान डिलीट करवा रहे हैं उन कर्मों को, आप तुम्हें भुगवा के तुम भोग रहे हो और वो कर्म खत्म हो रहे हैं। जब वो कर्म खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रास्ता मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली रास्ता मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर को ना क्या कहते हैं, किडनी स्टोन, बहुत सालों से, बचपन से कई ऑपरेशन हो गए उनके, कई काफ़ी कुछ हो गया है ना, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। पहले टाइम में टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी है ना, किडनी स्टोन की बहुत सारे हुए। और फिर क्या कहते हैं, होता क्या था, ऑपरेशन होने के बाद 1-2 साल में फिर उतना ही पथरी बन जाती थी, उतना किडनी स्टोन बन जाता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताने लगूंगा ना, वो तो चलो किडनी स्टोन से रिलेटेड है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी, कि उन्होंने क्या क्या ट्राई किया, नींबू में वो कौडी कोडी डाल के, ठीक है, मूली का जूस में वो डाल के, ये डाल के, वो तो छोड़ो, सिरका पी के, वो छोड़ो, सब कुछ ट्राई किया, इतनी सर्जरीज उनकी हुई। लास्ट में पता क्या हुआ, हमारे घर के बाहर ना 2 वो आए थे सिरसा से, सिरसा है ना हरियाणा में, वहाँ से साधु से आते हैं जो ऑरेंज कलर का वो पहनते हैं और देसी दवाइयाँ बेचते हैं। ठीक है, वो आए, तो हमने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन कराते थे फिर बन जाती थी। वो आए, तो उन्होंने क्या किया कि वो भस्म वगैरह है ना, आयुर्वेदिक भस्म वगैरह मिला के वो दी उन्हें कि ये लेनी है सुबह शाम। उससे वो बिल्कुल ठीक हो गए, सारी पथरियाँ निकल गई। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पथरी एक वो है कि तुम्हारे अंदर पत्थर है, सर्जरी का पार्ट है, वो ये है कि किसी भस्म से या फिर केमिकल से या किसी एसिड से गल के निकल सकती है, वो एक बीमारी नहीं कह सकते उसे। ठीक है, तो वो उससे निकल गई। ठीक है, तो क्या हुआ अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ साल बाद फिर हो गई, उससे निकल गई, कुछ साल बाद फिर हो गई, मतलब इतना परेशान पथरी ने कर दिया। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, हिमाचल में एक जगह है मेरे नान, अब तुम देखो पूरा इंडिया सब जगह घूम लिया, सब कुछ कर लिया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते थे, ऐसे करके निकाल देंगे पथरी, ऐसे करके निकाल देंगे, तो पूरा इंडिया घूम लिया। फिर हाँ तुम्हें बताता हूँ कैसे। कोई कहता था यहाँ पे ईंटें रख देंगे गरम गरम, ठीक है, उससे पथरी अंदर जल के निकल जाएगी। ठीक है, कोई कहता था ऐसे चाकू लगा के यहाँ से ऐसे कुछ मंत्र पढ़ेंगे, उससे पथरी निकल जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तुम्हें पता है कितना सुपरस्टिशन है पथरी के लिए, पथरी को लेके। तो लास्ट में मेरे नानके से, जो मेरा नानका है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक अंकल हैं, वो दवाई देते हैं। वो इतने से कप में नींबू के रस में एक जड़ी बूटी डाल के देते हैं, वो सुबह खाली पेट पीनी होती है। वो 2 या 3 बार पी, पथरी गायब, इतनी बड़ी पथरी गायब। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर तो ये उन्हें लग गया कि हर 3-4 महीने में वहाँ का चक्कर लगता है नानके जाने का, पास में ही है, तो गए, अपना वो दवाई पी ली, उससे पथरी दोबारा बनेगी भी नहीं, और अगर छोटी मोटी बन रही होगी वो निकलती रहेगी। तो मेरे पापा 6 महीने में जाके एक बार पी आते हैं और बिल्कुल ठीक रहते हैं, बनती ही नहीं पथरी। अब तुम देख रहे हो पूरी लाइफ, कभी शिमला में ऑपरेशन हो रहा है, कभी कहीं ऑपरेशन हो रहा है, चंडीगढ़ में ऑपरेशन हो रहा है, और वो क्या कहते हैं यूरिन वाले रास्ते से लेज़र डाल के पथरी को तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और लास्ट में उसका परमानेंट ट्रीटमेंट कहाँ मिला, जो नानका है उससे ही 2 किलोमीटर दूर, मेरे नानके से ही 2 किलोमीटर दूर। जब उनका सही टाइम आया तो उनके नानके के पास से ही दवाई मिल गई ढंग की, पूरी ज़िंदगी निकल गई उनकी पथरी में। जब वो 22-23 साल के थे तब से पथरी हो गई थी उन्हें, और उस ज़माने में तो इतने ट्रीटमेंट भी नहीं होते थे। तो उन्होंने बहुत पैसा खर्चा, बहुत धक्के खाए, ऑपरेशन भी कराए, सर्जरीज। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सर्जरीज लिखी हैं किस्मत में तो वो होके रहेंगी, धक्के खाने लिखे हैं तो वो खाते रहोगे, जब ठीक होना होगा तो 1 रुपये की दवाई में भी ठीक हो जाओगे। और वो जो नानके के पास देता है ना मेडिसिन पथरी की, वो फ्री देता है, मैं तुम्हें बताऊँ,
फ्री। बस हम क्या करते हैं, सुबह 1 किलो नींबू उनके लिए ले जाते हैं, क्योंकि वो नींबू के रस में मिला के वो एक इतने से छोटे से कप में देते हैं, वो ताज़ा ताज़ा खाली पेट पीना होता है, ठीक है। तो वो ले जाते हैं हम नींबू उनके लिए, सेवा के लिए। वो भी वो कई बार लेते नहीं, ज़बरदस्ती हम रख के आ जाते हैं, ठीक है। वो सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, पथरी वालों के लिए सेवा कर रहे हैं वो। उसकी स्टोरी बताऊँ, ज़्यादा लंबी हो जाएगी यार, चलो बता ही देता हूँ। उस इंसान को ना खुद पथरी थी, उस इंसान को खुद पथरी थी। तुम भी कह रहे हो कि कौन सी बातें लेके बैठ गया। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब टाइम आता है तो कैसे क्या होता है। उस इंसान को पथरी थी, तो क्या हुआ, वो हिमाचल में एक रोड किनारे पेट पकड़ के बैठा हुआ था, बहुत पुराने टाइमों में जब वो यंग था। तो उसके पास चलते चलते ना एक वो आए, क्या कहते हैं, संत आए, वैसे रोड साइड चलते हुए। कहते क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे पथरी है, बहुत दर्द हो रहा है, परेशान हूँ। तो उन बाबा जी ने उन्हें कहा, उन्हें मेडिसिन बताई कि नींबू वाले रस में ये जड़ी बूटी डाल के ऐसे लोगों को इतनी क्वांटिटी में देनी है, पथरी ठीक हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि लेकिन ये जड़ी बूटी किसी को बताना मत, किसी को नहीं बताना, और ना किसी से कभी पैसे लेना। उन्होंने कहा कि ना ये जड़ी बूटी किसी को बताना और ना कभी किसी से पैसे लेना। अगर तुमने पैसे लिए या इस जड़ी बूटी के बारे में किसी को बता दिया तो इसका असर उसी टाइम से बंद हो जाएगा, मतलब फिर नहीं असर करेंगी तुम्हारे हाथ की दी हुई दवाइयाँ। तो वो इंसान किसी को नहीं बताता है वो कौन सी जड़ी बूटी है, वो उसकी फैमिली को पता है, फैमिली से बाहर किसी को नहीं पता है, और वो देता है फ्री में। और वहाँ से देखो फिर जाकर ठीक हुए, जब ठीक होने का टाइम आया। ऐसे तो मेरे पापा मेरे नानके जाते ही रहते थे, कभी नहीं उस साइड ध्यान गया, कभी किसी ने बताया कि यहाँ पे भी मिलता है, आप ट्राई करो, ठीक है। जो लिखा था वो सब भुगता, और एंड में टाइम आया तो फ्री में ठीक हो गए। इतने लाखों रुपए खर्चने के बाद, सर्जरी ऑपरेशन कराने के बाद जब ठीक हुए तो फ्री में ठीक हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब सही टाइम आता है तो तुम्हें पता भी नहीं लगता, सभी रास्ते मिलने लग जाते हैं और एकदम से सब ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद फिर तुम औरों को भी ठीक करते हो, ठीक है। तो ठीक होने के बाद औरों को भी ठीक करो और जाके ट्रीटमेंट लो।